बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आखिर पे मैं पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर लूँ, उसके बाद आखिर पे मैं आप सबके सामने जो कल बनी गाला में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ और तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले तो मुझे ये पता चला है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो दोबारा ला रहे हैं, एक नया विज़न ला रहे हैं जिसे वो टर्न अराउंड कह रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यू टर्न, समझ रहे ना? ये वही है जो टर्न अराउंड करना है, बिल्कुल यू टर्न लेना है इन्होंने। ख़राबी की तरफ मामला जा रहा था। और ये वही साहब हैं जो पहले भी 2 दफ़ा विज़न दे चुके हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। इनके मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 100 अरब डॉलर पर जानी थी, एहसन इकबाल साहब के मुताबिक, जो इनके पिछले विजन थे। तो इनके मुताबिक वो 100 बिलियन पे जानी थी और इनकी हुकूमत के अंदर पहली दफ़ा इन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो 25 अरब से 21 अरब पे गई थी। तो उधर को सफ़र होने की बजाय इधर को जानी थी। एहसन इकबाल साहब तो वो झूठ फ्रॉड किस्म के प्रोफेसर हैं। मैं क्योंकि प्रोफेसर रहा हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि एहसन इकबाल क्लास का वो नालायक बच्चा है जो दूसरों की असाइनमेंट्स की कॉपी पेस्ट करता है नकल मार के, और उसको पता नहीं होता ये इसको साबित कैसे करना है, बस नकल मार के वो बना लाता है। तो आप देखेंगे एहसन इकबाल हमेशा क्योंकि वो एक मुहावरा है, 2 मुहावरे हैं माजरत के साथ, पंजाबी के मुहावरे। एक कहते खुसरियां दे घर पुत्र जम्मिया उन्हें चुम चुम मार देता। दूसरा मुहावरा है कि अंधों में काना राजा। ये एहसन इकबाल का वो हाल है। पूरी नून लीग में ये वाहिद अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है और उन्होंने ऐसे ही चूम चूम मार देना है। ये जो बना लाता है वो बेचारे समझते हैं ठीक बना लाता है, तो कॉपी पेस्ट करके बना के लाता है। अब ये टर्न अराउंड आ गया, तो ये टर्न अराउंड का मतलब ये है कि दोबारा तबाही की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। तो एहसन इकबाल साहब दूसरों को कहते हैं कि चाय की प्याली एक छोड़ दें। आधी प्याली कर रहे थे या पूरी प्याली छुड़वा रहे थे? आप एक पूरा कप एक टाइम का छुड़वा रहे थे। खुद अभी मौसूफ लाहौर से चक्कर लगा के आए हैं। नई V8 गाड़ी सरकार के, मुझे पता चला है, मुबैना तौर पर ली गई है। अगर नहीं ली गई तो बता दें। और इनके लाहौर के एक विज़िट का जो खर्चा था वो 70 के 80 हज़ार रुपये पेट्रोल का था, सरकार के ऊपर पड़ा है। तो कुछ थोड़ी जी शर्म भी कर लिया करो। कभी आनी तो नहीं, मैनू पता है, लेकिन कदे कर ही लिया करो अगर हो सकता है। अगर नॉर्मल दिन मसरूफ होंगे हो तो इतवार वाले दिन तुसी मेरा ख्याल फारिग होंगे हो तो शर्म करने वास्ते इतवार का दिन रख लो, कम से कम छुट्टी होंगी है उस दिन। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक वो हमारा, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, शायद उन्होंने गुस्सा किया हो, एक वो हमारा छोटू भाई था एंकर शाहजेब खानज़ादा साहब। वो फिफड़े फुला फुला के अपने कद से बड़ी बातें करते थे। वो फिफड़े फुला फुला के बताया करते थे कि LNG नहीं ले रही। LNG मैंने पहले भी कहा था, कहते थे 8 तारीख को लेते तो अच्छी होती, 9 को लेते तो अच्छी होती, 10 तारीख को लेते तो अच्छी होती। तो उनको मैंने ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 90% जो रिक्वायरमेंट थी LNG की, उसकी 90% LNG ख़रीदी थी। 12 में से 11 हमने ख़रीदी थी। जो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब LNG पूरी दुनिया में मिलती नहीं थी, कंपनीज भाग रही थी LNG सप्लाई करने पे। उस टाइम हमने वो LNG खरीदी थी। और आज जब पूरी दुनिया LNG दे रही है, मौजूद है, मैं कोरोना के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब हमें मिल नहीं रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट 12 की थी, हमने 11 ली थी। एक ना लेने की वजह से, एक कंसाइनमेंट ना लेने की वजह से वो उनके फेफड़े फट जाने लगे थे, इतनी हवा भर भर के वो बात कर रहे थे। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। ये आजकल तो बारिश हुई है तो इसलिए आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही। जुलाई में जो आपके साथ होने जा रहा है वो आप सबको पता चलेगा, क्योंकि 4 आपको वेसल्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें से कितने लिए जा रहे हैं? 0। मैं उंगली ज़रा पकड़ लूँ, बाजी मरियम वाला काम ना हो जाए, उंगली नहीं उठानी। 4 में स्कूल में टीचर बताते थे उंगली ऐसे से करके बदतमीज़ बच्चा बात करता है। तो 4 में से कितने? 0। और एक चीज़ का मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर माजरत के साथ कि, और क्लैप भी करूँगा बाजी मरियम औरंगज़ेब पे। बाजी, यू आर अ गुड लर्नर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया मैंने कि आप उंगलियाँ घुमाती हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बिल्कुल उंगली नहीं उठाई।
आप देख सकते हैं 2 दफ़ा आप उठाने लगी, आपने नीचे कर ली। तो थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अ गुड किड, यू रियली लर्न फास्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि कम अज़ कम आपने अपनी कोई एक गलती सुधारी है। बहुत ही बदतमीज़ लगती थी बाजी, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, इतनी बदतमीज़ लगती थी आप कि आप अगर कोई मर्द होता तो मैंने और लफ्ज़ इस्तेमाल करना था, आप क्योंकि हमारी बहन है तो आप बहुत बदतमीज़ लगती थी। एक आपकी आंखें बाहर होती थी और एक उंगली बाहर होती थी, तो बहुत बदतमीज़ लगती थी आप। तो थैंक यू सो मच फॉर द गुड लर्निंग। अब आगे चलते हैं जी। एक रेस चल रही है, बहुत ही तेज़ी से रेस चल रही है, और उसके लिए मैंने 1-2 डोनर्स के साथ बात की है। हम जल्दी इंशाल्लाह एक सोने का ताज बनाएंगे, वो डोनेशन देंगे। 3 लोगों के दरमियान रेस चल रही है। नंबर 1 पे हमेशा हमारी बड़ी वाली बाजी मरियम सफदर हैं, पीछे बाजी मरियम औरंगज़ेब हैं, और अब मिफ्ता इस्माइल भी पीछे दौड़ रहे हैं कि झूठ बोलने में आगे कौन निकलेगा। तीनों के दरमियान में एक बेहंगम रेस है, और जल्दी इसका फैसला होगा मेरा ख्याल, और होगा तो उसको ताज पहनाएंगे। 1-2 डोनर से मैंने बात की है कि वो सोने का एक ताज बना के पहनाना है कि इनमें सबसे बड़ा झूठा कौन है। अगला हमें फेफड़े फैला के कुछ लफाफे बताते थे, और पाकिस्तान के अंदर जो नून ग्रुप है वो भी बताता था कि आप आइसोलेट हो गए। चाइना ने 17 मुल्कों को अपने मुल्क में बुलाया, जिसमें ईरान और इंडिया भी शामिल थे। उन 17 मुल्क में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। पंजाब स्पीड नहीं था बेचारा, पता नहीं चाइना वाले डर गए कि उधर स्पीड में ना निकल जाए कहीं आगे। बुलाएं चाइना, स्पीड इतनी हो किसी और मुल्क ना जा पहुंचे। स्पीड ज़्यादा ना, रुकता नहीं है, सुबह 7 बजे उठ के निकल पड़ता है। तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हमें बताया जाता था आप आइसोलेट हो गए। अब मैं याद करा दूं कि कोरोना के बाद जो पहले हेड ऑफ स्टेट्स मिले थे 3, उनमें इमरान खान एक थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। अब मैं दोबारा याद करवा दूं आपको कि आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान के एक बड़े माने हुए नाम हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू लिया था जो बहुत देखा गया पूरी दुनिया के अंदर। उसमें आफ्ताब साहब ने पूछा था कि चाइना ने कोई एहतजाज नहीं किया। तो आफ्ताब भाई, चाइना इस तरीके से एहतजाज करता है, ये चाइना ने एहतजाज ही किया है। चाइना जब एहतजाज करता है तो ऐसा करता है कि जब वो देखता है कि यहाँ पर भाड़े के टट्टुओं की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो वो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस रखा है। हालांकि सीपेक उनका पूरी दुनिया के अंदर एक शोकेस प्रोजेक्ट है, एक सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, और डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो उसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान ना हो तो इससे बड़ी पाकिस्तान की आइसोलेशन क्या है। और इसका क्रेडिट किसको देना है ये भी बता दीजिएगा, कि मुझे पता नहीं कि चाइना ने हमें नहीं बुलाया, इसका क्रेडिट किसके ज़ुम्मे आना है, ये भी ज़रा पूछ के बता दीजिएगा, इसका क्रेडिट किसको देना है। उसके बाद अगली बात मैंने करनी है, आपने कल सवात के अंदर इलेक्शन देखा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ मुराद सईद को, CM KP, क्योंकि वो सवात से दोनों, उनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक इलेक्शन लड़ा। 13 जमातें एक तरफ थी, मतलब पूरी पाकिस्तान की सियासत एक तरफ थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली एक तरफ थी। सीट ये पहले जीती हुई थी ANP की, और उसके बावजूद एक वाज़े बरतरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीट जीती, जिससे अवाम का वाज़े पैगाम आया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात चाहती है। इसके साथ मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि आप अगर देखें तो इलेक्शन सिंध में भी हुए 2-3 दफ़ा, और कल KP में भी हुआ। KP में किसी को एक कांटा नहीं चुभा, किसी ने चूं की आवाज़ नहीं निकाली कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, किसी मीडिया ने कोई धांधली, कोई रियासती वसाइल का इस्तेमाल किसी ने नहीं बताया। और दूसरी तरफ सिंध में क्या अंधेर नगरी थी, कितने हज़ार के करीब तो लोगों को अरेस्ट करके इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, अगवा कर लिया गया उनको। तो एक तरफ सिंध है, वहाँ कोई और कानून है शायद, और एक तरफ ये है, इलेक्शन कमीशन को भी नज़र नहीं आ रहा। अवाम लेकिन देख रही है कि जब KPK में इलेक्शन होता है तो किस तरीके से ट्रांसपेरेंट और फेयर होता है, और जब सिंध में होता है तो किस तरीके का इलेक्शन होता है। एक पाकिस्तान ये है, एक पाकिस्तान वो है जहाँ इमरान खान की हुकूमत है। उससे आगे मैं बात करूँगा, कल बाजी ने दोबारा बात की है, कल परसों में वीडियो खेलना है। बाजी जी, मेरी प्यारी मरियम बाजी, आप ऐसा ना करें। आपको कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, लीडर भी मानते हैं। आप अपने बच्चों की वालदा हैं, आप अपने वालदैन की बेटी हैं, आप अपने नवासियों की नानी हैं, आप किसी की खाला हैं, आप किसी की फुफ्फो हैं। मैंने बहुत, हमारे लिए भी, हमारी भी बड़ी हैं आप, बहुत इज्जत के मर्तबों पे हैं आप, और हम आपका एहतराम करते हैं कि औरत होने के नाते। ये वीडियो वाली बातें ना करें।
बाजी आपने एक बात याद रखनी है मरियम बाजी, कभी सास भी बहू थी। आपने याद रखना है कि आप लोगों ने 35 साल हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर। अगर आपने 3 साल वालों की फेक वीडियोस निकालनी है तो आपके चचा की तो स्पीड बहुत थी, पंजाब स्पीड की तो हर काम में बड़ी स्पीड है, तो बड़ी स्पीड थी। यकीन करें कि मटेरियल भरे पड़े हैं, वीडियो सेंटर बने पड़े हैं। ना करें, लोगों के बच्चों की तरबियत बुरी होगी। आप मेरी बहन हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अब आप बड़ी हो गई हैं, सियासत करें, ये वाले काम ना करें, वीडियो शीडियो ना खेलें, ये काम पुराना हो गया, इससे आप आगे कुछ नहीं होना। आगे मैंने बात करनी है जो मैंने फिर क्विकली बनी गाला पे आना है, जो सिचुएशन हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर आइनी काम किया, दोबारा आइन लिखने की कोशिश की गई। एक ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ था। एक ऐसा काम किया जिसमें दिन दहाड़े डाका मारा गया, बार बार उनसे इल्तिजा की गई लेकिन नहीं सुना गया। हम शुक्रगुजार हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और ये तय हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था माफ़ कीजिएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि ये गैर आइनी काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, आज अदालत के अंदर वो सही साबित हुआ। अदालत ने फैसला दिया कि ये फौरी तौर पर नोटिफिकेशन हो। अब नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये जो इतने दिन हमारी हक तलफी की, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक माजरत की शक्ल में देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वो हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे और अब जाके अगली अदालतों में अपीलें दायर नहीं करेंगे, बल्कि इसमें माजरत करके फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्योंकि ये एक गैर आइनी काम है जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये उनको पता है, उनके रब को पता है, और उहदे नाल नाल बूटे नूं भी पता है, तो पूरी पब्लिक नूं पता है। अच्छा, अगली बात करते हैं, अभी तक जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने क्या किया है। एक तरफ तो इकॉनमी तबाह की है, एक तरफ तो आपके सामने दो चीज़ें चली हैं यहाँ पर दबादब। एक तो बाजी मरियम औरंगज़ेब की उंगली चली है, जो अब उनकी मेहरबानी, मेरी तनकीद कह लें, मेरा सबक कह लें, एज अ प्रोफेसर वो मान गई, अब उंगली उठाना बंद कर दी उन्होंने, कल नहीं उठाई। तो एक तो वो काम हुआ है कि उनकी उंगली चली है, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है, तीसरा बिजली के बिल बढ़े हैं, चौथा पेट्रोल और डीजल बढ़ा है। अभी 50 रुपए की लेवी लग रही है, तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 70 रुपए या 50 रुपए लीटर तक बढ़ेगा अगले आने वाले 1-2 महीनों के अंदर। तो हमारी चीखें नहीं, हमारी शायद चांगरें निकलेंगी अब आवाम की, चीखों से काम आगे निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम हमारे दोस्त मीडिया के अंदर, जो मैंने पहले कहा फेफड़े फुला फुला के इनके हक में तब तकरीरें और किया करते थे, आजकल ज़रा साइलेंट पे लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ज़रा बैटरी चार्ज कर लें थोड़ी बहुत। मैंने पहले भी मशवरा दिया कि संडे वाले दिन छुट्टी होती है, किसी और दिन शर्म नहीं आती तो संडे वाले दिन कर लें, सुबह सुबह कॉफ़ी का कप पिएँ, उसके साथ शर्म कर लें। उसके साथ नहीं कर सकते, कोई दोपहर के टाइम कर लें, कोई एक टाइम निकाल लें जिसमें आप कर लें, अपने कमरे में बैठ के आईने के सामने अकेले कर लें, कर ज़रूर लें, लेकिन वक्त हुआ जाता है उसके लिए। तो जो तबाही हुई, लेकिन जो कानून साजी की गई वो किस पे की गई? 1100 अरब रुपए अपनी चोरी के बचाने के लिए कानून साजी की गई। मीन नैब को बंद कर दिया गया। अब अपनी बीवियों के नाम पे पैसा रखो, अपने बच्चों के नाम पे पैसा रखो, मकसूद चपड़ासी के नाम पे पैसा रखो, कोई नहीं पूछ सकता। 2 नंबर पैसा अकाउंट में डालो, बाद में निकाल लो, 100 रुपया उसमें रहने दो, हिसाब सिर्फ आखिरी 100 रुपये का होगा। इसलिए ये वाले कवानीन लाए गए, और उसके साथ कौन से कवानीन लाए गए? मेरे समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करने का, EVM मशीन को महरूम करने का। तो हर वो कानून साजी की गई जिससे अवाम की हक तलफी हो, और हर वो कानून साजी की गई जिससे पंजाब स्पीड, उसके पूरे चोर टब्बर को फ़ायदा हो, सारी शरीफ डायनेस्टी को फ़ायदा हो। हर तरह से चुन चुन के कानून, वही जो इमरान खान से NRO मांगा जाता था, वो किया गया। उसके बाद जो मैं अगली बात करूंगा, वो मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, वो ये है कि यहाँ पर एक नैरेटिव दिया जाता है अक्सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौज मुखालिफ है, और ये अब आप अगले दिनों में आप देखेंगे ये नैरेटिव बड़ी तेज़ी से आएगा। ये कुछ लोगों के फ़ायदे में है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बात कोई, हमें ये बात कोई फ़ौजी कहे, हमें ये बात कोई सहाफ़ी कहे, हमें ये बात कोई सियासतदान कहे, हमारा उसको एक ही जवाब है कि फ़ौज हमारे दिल के अंदर रहती है, ना किसी डर की वजह से, ना किसी मसलत की वजह से। हम पाकिस्तानी हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। हम नून लीग नहीं हैं। हमारे पाँव जलेंगे तो फ़ौज को गाली देंगे, हमारे पाँव जलेंगे तो डॉन लीग करेंगे, हमारे पाँव जलेंगे तो वाशिंगटन में ख़त लिखेंगे।
ये फ़ौज हमारा फ़ख्र है, इसके शहीद हमारे फ़ख्र हैं। इमरान खान सीना तान के अपनी फ़ौज के दफा में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा। तो जो फ़ौज है वो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसलिए ये जो एक नया नैरेटिव यहाँ पे दिया जाना है माफ़ कीजिएगा, ये जो नया नैरेटिव यहाँ दिया जाना है आने वाले दिनों में, हमें पता है ये देने की तैयारी है कि जो इमरान खान की सियासत है वो फ़ौज मुखालिफ है, पाकिस्तान मुखालिफ है। एक सवाल का जवाब दो ज़रा, अमेरिका ने यहाँ जो किया या किसी और मुल्क ने किया, अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, उनका हक है अपनी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रखना। अगर अमेरिका किसी मुल्क को चाहता है कि वो इस तरीके से बिहेव करे या उस तरीके से करे, उनका हक है, वो एक मुल्क है। हिंदुस्तान चाहता है, उनका हक है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना। इजराइल चाहता है, उनका हक है। कोई और मुल्क दुनिया का, रूस चाहता है, बरतानिया चाहता है, अर्जेंटाइन चाहता है, कोई मुल्क चाहता है, उनका हक है अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से भी बनाना चाहे ऑब्जेक्टिव। इमरान खान और हमारा मुकदमा तो ये है कि उन्होंने जो भी सोचा, यहाँ पर किस किस ने उनकी मदद की। हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है ना कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये कि ऐसी खारजा पॉलिसी हो अमेरिका की जो अमेरिका के अवाम के हकूक़ में हो, बाकी भले किसी के हो या ना हो, अमेरिका के अवाम को उन्होंने प्रोटेक्ट करना, जो बिल्कुल जायज़ बात है, उनका हक है। हम ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो? और अगर किसी ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी बनाई है, आज जो चाइना में हमारे साथ हुआ और दूसरी जगहों पर हो रहा है, पूरी दुनिया सस्ता तेल ले रही, हम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि हमारे गले में पट्टा बंधा हुआ है, हम नहीं हिल सकते। हमारे गले में, हमारे हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं, हम गुलाम हैं, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। तो अगर हमने ये किया तो ये किसने किया, आवाम को पता चले। ये अंदर खाने जो बातें करते, खुल के बताएं कि आपने क्यों किया, किसने किया। अगर आपने एक बहादुरी से फैसला लिया है तो बजाय इसके कि हम सवाल करें, आप सीना तान के इसका जवाब दें। आप कहीं किया, हो सकता है आपने बड़ा अच्छा फैसला किया हो, अवाम के सामने रखें, अवाम को पता चले ये फैसला क्या किया। उसके बाद जो मैंने आपसे वादा किया था कि इम्पॉर्टेंट बात करूंगा, जो बनी गाला से रिलेटेड कल एक इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर आऊँगा। उससे पहले आखिरी बात कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ARY ने अपनी स्क्रीन बेच दी। मैं ARY का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम का स्पोक्स पर्सन। पिछले 2 वीकेंड पे मैंने रेटिंग निकलवा के देखी, 63% पाकिस्तान की अवाम ARY देख रही थी, 63%, और बाकी पाकिस्तान का, सॉरी माजरत, 67% अवाम ARY देख रही थी, बाकी तमाम चैनल और दूसरा सारा मीडिया देख रही थी। वो जो बाजी मरियम को मैं बता रहा हूँ, जो ड्रामे चलते हैं ना, कभी सास भी बहू थी, वो सारे, वो जिनमें सारे शादियाँ हो रही, गॉसिप हो रही, उसमें बड़ी तवज्जो होती थी हमारी पूरी कौम की। इतना आप लोगों ने कौम को लूटा और तंग किया कि हमारी बहनें, माएँ, खालाएँ, फुफियाँ जो घरों में बैठी हैं, वो अपने ड्रामे छोड़ के अब तुम लोगों का ड्रामा देख रहे हैं, तो वो भी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं सारे। तो मेरी बाजी, ARY ने अपनी स्क्रीन वाकई बेच दी है पाकिस्तान की 68% आवाम को। पाकिस्तान की 68% आवाम जो देखना चाहती है ARY वो दिखा रहा है। तो ARY ने क्या बेचा है, इसका आप हिसाब जियो TV से ले लें, जिनके आप मुकदमे लड़ रही हैं। हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ARY की लीगल टीम क्यों अभी तक चुप करके बैठी, नकम्मी है या क्या बात है, कि उनको तो जाके तौहीन अदालत करनी। ये कह रहे हैं अदालत मैनेज की, इसका मतलब अदालत खरीदी है। मैनेज कैसे होती है? खरीदी जाती है। या फ़ोन होता है, जैसे जस्टिस क्यूम को हुआ था, आपको याद होगा, मलिक क्यूम को। तो क्या फ़ोन हुआ इनका कहना है या ख़रीदी गई है? तो ये तौहीन अदालत की है मरियम औरंगज़ेब ने, ये कह के कि अदालत मैनेज की, अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ जियो TV के हक़ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वही जियो TV जो नून लीग का मीडिया सेल है। तो इसलिए ये बात आप हमें ना बताइए। अब मैं आता हूँ बनी गाला की तरफ, जो इंसिडेंट हुआ कल। आपको पता है कि वो जो बच्चा था, उसके बारे में जो भी जिस तरह भी उसको ख़रीदा गया, जहाँ जहाँ वो जाता रहा बच्चा, अब उसको मार पीट के उससे बयानात दिलवाए जाएंगे। इसीलिए बुला के, मीडिया के कुछ दोस्तों को नहीं कल बुला सका, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई चैनल्स को पिक एंड चूज़ नहीं किया गया। वहाँ समा TV भी मौजूद था, वहाँ पर दुनिया TV भी मौजूद था, वहाँ पर एक्सप्रेस भी था, ARY भी था, वहाँ पर 92 भी था, वहाँ पर 24 चैनल भी था। तो कोई ऐसा नहीं था कि हुकूमत मुखालिफ चैनल नहीं थे या हुकूमत के साथ वाले नहीं थे, सारी तरह के चैनल थे। लेकिन कुछ दोस्त रह गए, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। सामने आप सब ने इंटरव्यू लिया, बाद में कहा गया उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, वो मेरा ख्याल आपने इंटरेक्ट किया, आपको पता है।
अब मुझे लगता है जिसने कहा है उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, उसको याद नहीं कि हुकूमत हमारी भी आनी है, आपने इधर ही होना है। और उसके बाद अगर आप किसी की तौहीन करेंगे ना शहरी की, ये कह के कि आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, आपका मेडिकल टेस्ट होना है, तो यकीन करें आपका भी मेडिकल टेस्ट हो सकता है। और हम राना सनाउल्लाह तो है नहीं कि हम आपको कोई और आपके साथ कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई करें, लेकिन कम अज़ कम आपका ये बयान देने या दिलवाने की वजह से आपका मेडिकल टेस्ट ज़रूर रेफ़र हो सकता है आपके दिमागी तवाज़ुन का, कि आप एक सेहतमंद शहरी को पागल करार दे रहे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बनी गाला के इंसिडेंट में, जिस पर आपने तवज्जो देनी है, आज़ाद सहाफ़ी जो है वो इस पर तवज्जो देगा। मैं एक सेंटेंस कहने लगा हूँ, उसके बाद आपने खुद से ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये जो लड़का जिसे हायर किया गया, जिसे पैसे दिए गए, जिसे ख़रीदा गया डिवाइस, मैंने पहले भी कहा कि डिवाइस बारूदी भी रखी जा सकती थी। पहले मरहले में तो डिवाइस दी गई रिकॉर्डिंग की, वो डिवाइस क्या थी आपके सामने रखती, वो किस तरह रिकॉर्डिंग कर सकती है, कितने कितने घंटों की 48 घंटे की रिकॉर्डिंग उसके अंदर आ सकती है, वो सब कुछ ट्विटर पे आपको दे दिया गया, उसका एनालिसिस आपके सामने है। और वो किस तरह के लोगों के पास वो डिवाइस हो सकती है वो भी आपको पता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस बच्चे को, इस लड़के को जो 23 साल का है, 22-23 साल का, इसको हायर किया गया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूँ। जब बैरूनी साजिश चल रही थी, बैरूनी साजिश का बटन टर्न ऑन हो चुका था, उसके बाद इसको ख़रीदा गया था। ये अपोजिशन में नहीं ख़रीदा गया, ये तब, और हमारे पास उसका फ़ोन है, हमारे पास सबूत है कि ये किस तारीख को इसको ख़रीदा गया। पहली दफ़ा इसको ख़रीदा गया जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अब सहाफ़ियों ने इसका जवाब ढूंढना है कि कौन ख़रीद रहा था उस टाइम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, कौन शराब की बोतलें दे रहा था, कौन पैसा दे रहा था, कौन उसकी जासूसी करवा रहा था। और अगर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसा हो रहा है तो ये क्या आइन और कानून के तहत कोई सज़ा बनती है या नहीं बनती, तो ये मैं सहाफ़ियों पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये बात मैं कौम को बता दूँ कि ये तब से हो रहा है जब वो वज़ीर आज़म थे और इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं। ये मैंने इसलिए जवाब दिया कि कल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास तो तफसील नहीं वहाँ कौन से मुलाज़म हैं, तो आपके पास तफसील थी। वज़ीर आज़म के वक्त पर ये सब कुछ शुरू हुआ, उस टाइम आपके पास तफसील भी थी और आपकी ही कस्टडी में इनकी सारी सिक्योरिटी भी थी। माजरत जी, और उस टाइम ये काम किया गया। तो मैं इसके ऊपर जो बाकी शवाहिद थी वो आपके सामने रख चुका हूँ। मैं सिर्फ हमारी पुलिस के अंदर हमारे भाई हैं, इस्लामाबाद पुलिस के जवान, उसके सारे अफसरान हमारे भाई हैं। चंद एक लोग जो वहाँ पॉलिटिकल सेल बना हुआ है, उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना कीजिए। एक जुर्म हुआ है, हमने वतन की मोहब्बत में, हमने अपनी बाउंड्रीज़, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा कोई इदारा भी हो, सिर्फ फ़ौज ही नहीं, कोई और इदारा भी हो, पुलिस हो, कोई और इदारा हो, हम एक ख़ास लेवल से ऊपर उसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान होता है। माज़रत जी, अगर हमारे मुल्क में अगर एक पार्टी एक नई रवश डालना चाहती है और वो ये रवश डालना चाहती है कि वो मुल्की मफाद में अपने ऊपर जो उनको तकलीफ़ मिली है, कोई ज़ख़म मिला है, उसको वो बर्दाश्त कर रही है और ज़्यादा नहीं बोल रही, तो फिर तुसी भी थोड़ी जी शर्म कर लो। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो वापस, हमारे पास बहुत कुछ है इस केस में, बड़े शवाहिद हैं, बड़े सबूत हैं, आवाज़ वॉइस नोट्स तक हैं, किस किस दफ्तर में गए उस सब की डिटेल है। उन दफ्तरों के आगे पीछे को हमारे भी कैमरे लगे हुए थे, मीन कोई हुकूमतें हमारे पास थी, वहाँ की CCTV भी निकलवा ली गई है, वो सारा कुछ मैच भी हो गया है। ना करें, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ना करें, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है, ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। हमने एक ही घर में रहना है, ये हमारा घर है, हम नून लीग नहीं है, नून लीग वाली करतूतें हमने नहीं करनी। अवाम को खान का केस हमेशा जालिम और ऐसे शख्स के साथ होता है जो गरीब का हकूक़ सल्ब करता है। इमरान खान ने लंगर खाना हो, शौकत खाना मजहबताल हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, हमेशा गरीब के लिए बनाई। इमरान खान गरीब के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होगा, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। जब हमने माफ़ कर दिया तो आप उसके पूरे घर वालों को आप जदोकोब कर रहे हैं, उसका भाई हमें फ़ोन कर रहा है, कल से आप सहाफ़ियों से छीन के ले गए आप उसे,
उस लड़के को, और आप उसकी मारपीट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो इसमें विक्टिम पार्टी है, हमें तो पता था आपने, या तो फिर पकड़े जिनको पकड़ना है, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया। उधर तो आपने जाना नहीं, गरीब को मार रहे हैं आप, तो गरीब को ना मारे। अगर हिम्मत है, अगर आप वाकई सुबह नाश्ते में 2 अंडे खाते हैं और आप में हिम्मत है, तो फिर जाएं, जिसने ये काम किया उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर वो नहीं कर सकते तो एक गरीब बेचारा जो खाकरूब है उसके ऊपर ये सब कुछ ना करें। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसर की मौजूदगी में और सारे सहाफ़ियों की मौजूदगी में जासूस पेश हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट से ये क्यों कहा गया कि ये कोई ARY का रिपोर्टर आके देख या उसने तफ्तीश में ताउन नहीं किया या कोई तफसील नहीं दी? ये ARY के रिपोर्टर का काम था या उनका अपना काम था? ये इतना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ब्लैटेंट झूठ क्यों बोला गया? वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के एक SP बैठे थे, जब वो सारा आधा पौने घंटे का आप लोगों ने, मैंने सारी उनकी वीडियो भी मौजूद है। मैं दोबारा कहूँगा IG इस्लामाबाद से, आप ऐसा ना करें, ये दुरुस्त नहीं है जो आप कर रहे हैं। आपका पैगाम भी आया था किसी तरफ से कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, आप लोग मेरे पर तनकीद कर रहे हैं। हम छुपे हुए पैगाम नहीं भेजते IG साहब, आपको मैं कैमरे पे पैगाम वापस दे रहा हूँ। हम भी आपके मुखालिफ नहीं हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन और कानून के तहत काम करें। ये कल आपने जो किया, इस पर आपकी उसी ट्विटर अकाउंट से आप लोगों की माजरत आनी चाहिए। आपका SP बैठा हुआ था वहाँ पर और आपके SP साहब देख रहे थे ये सारा कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद आपका एक चैनल को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश करना, इस सारे को ये करने की कोशिश करना कि जैसे किसी एक चैनल ने ये काम किया है, ये गलत हरकत है, गैर कानूनी हरकत है, और हम IG साहब से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको करेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, तो ये भी बता दें कि किस इदारे की जानिब से उससे ये जासूसी का काम किया गया है, और दूसरा जब आप लोगों ने माफ़ कर दिए तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई या किसी इदारे की जानिब से ये जासूसी का किया गया है, वो कौन एक्शन लेगा? ना देख के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर, आप क्या कहेंगे कि खान साहब ने दोबारा जलसा करने का ऐलान किया, आज उनके रहनुमा भी इस्लामाबाद इंतजामिया के पास गए हैं, कहा जा रहा है कि शायद जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी या मुकाम तब्दील किया जाएगा, ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए जाएगा? देखिए, जो परेड ग्राउंड है इस्लामाबाद का, उसमें बहुत सारी जमातें जलसा कर चुकी, हमें भी पहले दी जा चुकी। सबसे सेफ़ जगह है, अदालत के फ़ैसले मौजूद हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असम्बली के बारे में, फ्री असम्बली के बारे में। तो मेरा नहीं ख्याल ये ऐसे ही मीडिया की मोशगाफियाँ कोई ना रोक सकेगा, ना इसको कोई रोक सकता है, और ना ये रुकेगा। आप रोकेंगे तो फिर और तरह का रिएक्शन आएगा। तो हम पुरअमन अपना करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जलसा, पुरअमन बात करने पे। इस मुल्क में एक आइन और कानून है, मुल्क किसी के फुफा का नहीं है, सबका मुल्क है। कानून और आइन के तहत जो हमारा हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सर, ये बताइएगा कि अभी कल सबने बदियाती इंतखाबात देखे, KP में तो बड़ा पुरअमन एक इलेक्शन हुआ। सिंध में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों ने देखा कि एक खातून जाँ बहक हुई, जख्मी भी हुए लोग। सर, अभी पंजाब के जो 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है, तो हीट बहुत ज़्यादा हो चुकी है सियासी तौर पर। अब ये इलेक्शन पुरअमन करवाना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन बीइंग अपोजिशन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा कोई बड़ा इक़दाम करना चाहिए जिससे मेक श्योर हो सके कि ये 20 इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं ये पुरअमन और शफाफ हो सके? तो असल में सिंध के अंदर चचा खान की हुकूमत है, तो क्योंकि सिंध के अंदर चचा खान की हुकूमत है इसलिए वहाँ पर आइन और कानून डिफरेंट है। सो सिंध के अंदर जब आवाम ज़्यादा निकलता है तो वोट ज़्यादा पड़ता है, जब वोट ज़्यादा पड़ता है तो वो PTI को ज़्यादा पड़ता है, जब PTI को ज़्यादा वोट पड़ता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है, जब हमें ज़्यादा पसीना आता है तो फिर हम ज़्यादा धांधली करता है और जुल्म करता है। तो सिंध के अंदर ये चल रहा है, ये बेशर्मी चलती रहनी है। आपके सवाल मेरे जवाब से ये नहीं हटनी, ये बेशर्मी की इंतहा है और ये अवाम ने इनका एहतसाब करना है। हर फ़िरौन के लिए मूसा आता है, इनके लिए इमरान खान आ चुका है और इंशाअल्लाह अब सिंध की आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। एक इधर तो बैरूनी साजिश अब आई है, सिंध में तो बैरूनी साजिश बड़ी देर की चल रही है। वो तो फ्रेंचाइज़ है ना बाहर के, बिलावल भाई तो वो तो बाहर के फ्रेंचाइज़ हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्नल मिशन पे वो आए हुए हैं, ना यहाँ की ज़ुबान समझते हैं। तोशा खाना उनका टुच्चा खाना है, तो वो टुच्चे किस्म के लीडर हैं वो, तो उनको करने दें जो वो काम करते हैं। आपने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जासूसी होती है, तो एजेंसियाँ इमरान खान के नीचे थी, क्या किसी ने बताया नहीं कि ये काम हो रहा है?
रहन दे, तू ही गायब हो जाएगा इतों बाहर निकल के, जान दे मेरा वीर, घर जाना है तू, खाला मेरी इंतज़ार करती होएगी तेरा हैं, अज घर चिकन शिकन भी पक्या होएगा, लात वाली बोटी तेरी रखी होएगी खाला ने, फिर रोएगी मासी मेरी, ना कर मेरा वीर। बहुत शुक्रिया।